नमस्कार, मैं हूं CL कलानिया GPC सीकर से। और GPC सीकर की ई-लेक्चर्स प्रोग्राम के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे पावर सिस्टम सेकंड, जिसका कोड है EE 307। और ये फाइनल ईयर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सब्जेक्ट है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न EE 307 के MCQ हैं। तो इसमें हम 30 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। जो एग्जाम में भी 30 क्वेश्चन आएंगे, तो पूरे सिलेबस को कवर करके हमने 30 क्वेश्चन लिए और उन 30 क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं MCQ। ये तो इसमें जो हर क्वेश्चन के 4 विकल्प हैं और उनमें से एक हम सही करेंगे। तो उसके 4 ऑप्शन दिए, उनसे एक को सिलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राजकीय विद्युत परिषदों के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाले बिजली घरों को की जनन वोल्टता कितनी है। यानी कि ये क्वेश्चन है कि भारत के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो भी पावर स्टेशन है जहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है, उनकी जो जनरेटिंग वोल्टेज यानी जनन वोल्टता कितनी है। ऑप्शन दे रखे हैं 6.6 kV, 9.9 kV, 11 kV, 13.2 kV। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के जो विद्युत परिषद है उनकी जो वोल्टता जनरल वोल्टता जनरल वो है 11 kV। तो सही आंसर है सी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक 3 फेज 4 तार प्रणाली सामान्यतः काम में ली जाती है। यानी 3 फेज 4 वायर सिस्टम कहाँ यूज किया जाता है। तो ये पहला अंतर का प्राथमिक वितरण में, द्वितीयक वितरण में, प्राथमिक संचरण में, द्वितीयक संचरण में। तो ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी द्वितीयक वितरण में काम में लिया जाता है। तो सही आंसर है बी। अब देखिए, भारत में अधिकतम संचरण वोल्टता कितनी है, यानी ट्रांसमिशन वोल्टेज मैक्सिमम कितनी इंडिया में यूज करते हैं। ऑप्शन है 400 kV, 220 kV, 132 kV, 765 kV। तो मैक्सिमम जो इंडिया में 765 kV। डी सही आंसर डी। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन, प्राथमिक संचरण वोल्टता के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है वहाँ ट्रांसमिशन वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इस ऑप्शन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ए तथा बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसके अंदर प्राइमरी जो आपका ट्रांसमिशन है उसके अंदर वोल्टेज को हम बढ़ा के काम में लेते हैं। तो इसके लिए बढ़ाने के लिए काम में आएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ए आंसर सही है, इसका आंसर ए आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5, भारत में शक्ति वितरण के लिए सामान्यतः कौन से खंभे काम में लिए जाते हैं। यानी कि जो पावर के वितरण के लिए, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन में जो जनरली पोल्स काम में लेते हैं, वो पहला दिन का लकड़ी के खंभे, स्टील पोल, RCC पोल, बी तथा सी दोनों। तो इसमें लकड़ी के खंभे काम में नहीं लेते, तो जब स्टील पोल काम में लेते हैं, RCC पोल भी काम में लेते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो गया बी तथा सी दोनों, यानी डी। सही जो विकल्प है वो है डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये है पिन प्रारूपी विद्युत रोधक यानी पिन टाइप इंसुलेटर कितने वोल्टता तक की बोल्ट लाइन में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो
पिन टाइप इंसुलेटर के लिए वोल्टेज जो लाइन वोल्टेज वो कितनी है 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV। तो इसका सही आंसर है, इसको हम मैक्सिमम 33 kV तक ही काम में ले सकते हैं, इससे अधिक के लिए हम दूसरे इंसुलेटर काम में ली जाती है। तो सही आंसर है बी। फिर है ACSR चालक में, ACSR चालक में ए सारे चालक एल्यूमिनियम के बने होते हैं, केवल बाहरी चालक एल्यूमिनियम के बने होते हैं, केवल अंतर चालक एल्यूमिनियम के बने होते हैं, कोई भी चालक एल्यूमिनियम का नहीं बना होता। ये सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। तो ACSR में क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसमें अंदर की साइड स्टील के कंडक्टर होते हैं और आउटर होते हैं एल्यूमिनियम के। तो इसका सही आंसर है बी, केवल बाहरी चालक एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो बी इसका सही आंसर है। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत रोधक की विफलता के कारण, यानी कि इंसुलेटर फेलियर के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला फ्लैश ओवर ए, बी है शॉर्ट सर्किट, डी है डस्ट डिपोजिशन यानी धूल का जमना, तो डी उपरोक्त में से कोई भी, यानी कि ये तीनों कारण सही है, तो उसमें से कोई एक की वजह से भी फेल हो सकता है। तो इसका सही आंसर है डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, उच्च वोल्टता संचरण लाइन की स्ट्रिंग एफिशिएंसी या स्ट्रिंग दक्षता लगभग होती है। तो हाई वोल्टेज की लगभग कितनी होती है, ए है 100%, बी है 80%, सी है 40%, डी है 10%। तो इसकी जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है वो लगभग 80% के आसपास होती है। तो सही आंसर है बी। फिर है स्ट्रिंगिंग चार्ट किसके लिए उपयोगी है, यानी स्ट्रिंगिंग चार्ट हम कहाँ उपयोग करते हैं। तो इसके ऑप्शन है, पहला है सेग को जानने के लिए, टावर की डिजाइन के लिए, सी है विद्युत रोधक की लड़ी की डिजाइन के लिए, डी है टावर के बीच स्पान के लिए। तो इसका सही आंसर है स्ट्रिंग चार्ट को हम सेग की स्टडी के लिए ही काम में लेते हैं। तो सही आंसर है ए, सेग को जानने के लिए। तो ये था 10वां क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, संचरण लाइन में सेग निर्भर करता है, यानी संचरण लाइन में सेग किन किन कारक पे निर्भर करता है। लाइन की विस्तृति पर यानी स्पान पर, चालक के तनाव पर यानी टेंशन पर, चालक की एकांक लंबाई के भार यानी वेट पर, और डी है उपरोक्त सभी। तो ये जो इसका जो सेग है वो होता है S=WL²/8T। तो यानी कि ये तीनों पे ही डिपेंड करता है। तो सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, सेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, S sin थीटा, S tan थीटा, S cos थीटा, S cot थीटा। तो सही आंसर है S cos थीटा यानी सी, सही आंसर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, शक्ति संचरण लाइन का प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस तब बढ़ेगा जब लाइन की लंबाई घटेगी, बी चालक का व्यास बढ़ेगा, सी लाइन चालक के बीच की दूरी बढ़ेगी, डी लाइन चालक में बहने वाली धारा बढ़ेगी। तो इसका बढ़ने के लिए है ये सी, लाइन चालकों के बीच की दूरी यानी स्पेसिंग बढ़ेगी तो प्रेरकत्व बढ़ेगा, लाइन चालकों के बीच की दूरी बढ़ेगी, सी आंसर सही है सी। फिर है सिंगल फेज सिरोपरी संचरण लाइन की धारिता या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो C = है πε0 log E d/r फैराडे पर मीटर, बी है C = 2πε0 log E d/r फैराडे मीटर, सी है πε0 log 10 d/r fm, और सी है 2πε log 10 d/r। तो इसके अंदर फॉर्मूले में सारा नेचुरल लॉग होता, 10 बेस पे कोई होता नहीं, और ये इसका फॉर्मूला है πε0 log E d/r, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर है
आवेशन धारा यानी चार्जिंग करंट IC क्या होता है, ये 2 पाई एफ वी पी सी यानी फेज वोल्टेज, VP का मतलब फेज वोल्टेज, और पाई एफ वी पी सी और 2 पाई एफ वी एल यानी लाइन वोल्टेज C, पाई एफ वी एल सी। तो इसका सही आंसर है 2 पाई एफ वी पी सी यानी कि ओमेगा फेज वोल्टेज V और C। तो A आंसर इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, फेरांटी प्रभाव के कारण। तो अब फेरांटी प्रभाव का क्वेश्चन है, तो उसका जो ग्राही सिरे की वोल्टता यानी रिसीविंग एंड वोल्टेज VR, प्रेषित सिरे की वोल्टता यानी कि सेंडिंग एंड दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा B ऑप्शन है, ग्राही सिरे की वोल्टता VR, प्रेषित सिरे की वोल्टता VS से ज़्यादा होती है। C ऑप्शन है VR लेस देन VS, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो फेरांटी प्रभाव के कारण इसमें क्या होता है, जो ग्राही सिरे की वोल्टता VR, जो भेजी गई वोल्टेज यानी सेंडिंग एंड की वोल्टेज VS उसकी वोल्टता से ज़्यादा होती है, यानी कि VR इज ग्रेटर देन VS। बी जो ऑप्शन है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7, नाममात्र पाई विधि यानी नॉमिनल पाई मेथड, नॉमिनल पाई मेथड कौन सी लाइन की गणना में प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन में है लघु संचरण लाइन, मध्यम संचरण लाइन, दीर्घ संचरण लाइन, उपरोक्त सभी, यानी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है, ये जो काम में आती है, जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उसकी स्टेडी या उनकी परफॉर्मेंस की गणना करने के लिए काम में आती है। तो सही आंसर है B। फिर है निम्न में से किस वोल्टेज नियमन को सबसे अच्छा माना जाता है, बेस्ट माना जाता है, यानी कि नीचे दे रखी जो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू दे रखी है उनमें से सबसे अच्छा किसको माना जाता है? 98% को, 70% को, 40% को, 2% को। तो सही आंसर है इसका है D, 2% को। सही आंसर है इसको 2%, यानी कि वोल्टेज जो रेगुलेशन जितना कम होता है वो उतना अच्छा माना जाता है, सबसे कम है 2%। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, भूमिगत केबल को बाह्य आघातों से यानी बाहरी आघातों से बचाने के लिए किस परत का उपयोग किया जाता है? देखिए, धात्विक कोश, संस्तरण, कवचन, परिवेशन। तो इसमें सही आंसर C है, कवचन। ये कवचन काम में लिया जाता है कि बाहरी जैसे खुदाई वगैरह करें, कुल्हाड़ी से केबल को नुकसान नहीं हो और से, तो उसके लिए ये कवचन की एक परत लगाई जाती है। तो सही आंसर है C। अब आंसर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न कारणों से सिरोपरि प्रणाली की अपेक्षा भूमिगत प्रणाली लाभदायक है। निम्न कारण यानी नीचे कारण है कि उनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से भूमिगत प्रणाली को ज़्यादा अच्छा या लाभदायक माना गया है? तो ऑप्शन है जलवायु प्रभाव से ये मुक्त होती है, कम शक्ति हानियाँ होती है इसके अंदर, ये शहरी सुंदरता बढ़ाती है, या उपरोक्त सभी। तो ये इसमें सारी बातें हैं इसके अंदर सही है। तो ये ऑप्शन इसके अंदर है D, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी बातें भूमिगत केबल को सिरोपरि लाइन से अच्छा बताती है। क्वेश्चन नंबर 21, केबल डालने की कौन सी विधि में प्रत्येक 200 मीटर दूरी पर केबल पास छोड़े जाते हैं, यानी केबल के लूप छोड़े जाते हैं 200 मीटर की दूरी पर? तो वो कौन सी विधि है? इसमें विधि सारी है प्रत्यक्ष प्रणाली, अनुकर्ष प्रणाली, ठोस प्रणाली, रेट एवं क्लीट प्रणाली। तो इसका सही आंसर है A, प्रत्यक्ष प्रणाली सही है, डायरेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 22, केबल में प्रयुक्त पराविद्युत में समरूप स्थिर विद्युत की प्रतिबल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? यानी केबल के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसके समरूप या स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक
स्ट्रेस प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके ऑप्शन है केबल का क्या क्रमबंधन यानी ग्रेडिंग करते हैं, या केबल में तेल भरते हैं, या केबल में आर्मोरिंग करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केबल की जो ये है करने के लिए पैरा विद्युत में समरूप स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिबल प्राप्त करने के लिए हम केबलों की ग्रेडिंग यानी क्रमबंधन करते हैं, क्रमबंधन। तो ए इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अधिकांश कौन सी वितरण प्रणाली काम में लेते हैं? वितरण के लिए कौन से काम में लेते हैं? ये जो नीचे ऑप्शन है उनमें से देखते हैं, रेडियल, समानांतर, नेटवर्क, बी तथा सी दोनों। तो इसके अंदर हम जो काम में लेते हैं वो रेडियल काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 33 kV की HT लाइन में कौन सा चालक काम में लेते हैं? चालक की कैटेगरी दे रखी है, रेबिट चालक, डॉग चालक, जेब्रा चालक, इनमें से कोई नहीं। तो 33 के लिए हम जनरली काम में लेते हैं डॉग चालक, इसके अंदर काम में लेते हैं। फिर तो सही ऑप्शन हो गया बी। फिर 25 का गार्डिंग के लिए कौन सा कथन सही है? तो गार्डिंग क्या, गार्डिंग का अर्थ सुरक्षा गार्ड, गार्डिंग का अर्थ सुरक्षा गार्ड है। ये लाइन चालक के नीचे स्थित होता है। गार्डिंग हमेशा भूसंपर्कित होती है या उपरोक्त सभी। तो गार्डिंग ये लाइन के नीचे, मेन लाइन के नीचे लगाई जाती है, सुरक्षा की दृष्टि से लगते, ये अर्थिंग भी होती है। तो सारे कारण सही है, तो इसका ऑप्शन है डी, सही आंसर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 26, LT लाइन में लीकेज धारा को रोकने के लिए काम में लिया जाता है, क्या लिया जाता है? तान, रस्सी, स्टे वायर, टेक या स्टे, लाइन इंसुलेटर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लीकेज करंट को धारा को रोकने के लिए हम इसमें टेक या स्टे इंसुलेटर काम में लेते हैं, टेक या स्टे, यानी बी आंसर इसका सही है। फिर है डेड मैन की विधि, कहाँ काम में ली जाती है? डेड मैन की विधि को हम कहाँ काम, ऑप्शन देखिए, खंबा खड़ा करने के लिए, विद्युत रोधक यानी इंसुलेटर लगाने में, चालक तार खींचने में, या उपरोक्त सही। तो डेड मैन, तो ये डेड मैन जो विधि है ये खंबा या पोल खड़ा करने के लिए काम में ली जाती है। डेरिक पोल और डेड मैन दो विधि है जो खंबा खड़ा करने के लिए काम में ली जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, एक बूस्टर किसमें विभवपात की क्षतिपूर्ति करता है? यानी कि बूस्टर जो कंपनसेट करता है वो किसके लिए करता है? फीडर के लिए, वितरक के लिए, एक तथा बी दोनों के लिए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बूस्टर हमेशा फीडर को कंपनसेट करता, वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करता, विभवपात को कंपनसेट करता। तो सही आंसर है ए। फिर 29 नंबर, उपभोक्ता के टर्मिनल तक वितरक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? यानी कि अपने जो घर के मीटर बोर्ड तक हम किसके द्वारा पहुंचाते हैं वितरक को? तो ये हम पहुंचाते हैं फीडर के द्वारा या सर्विसमैन्स के द्वारा, ए तथा बी दोनों, या उपरोक्त में डी कोई नहीं। तो इसके द्वारा हम बी है, सर्विसमैन्स यानी कि सेवा मैन्स के जो आपकी सर्विस लाइन है उसको बोलते हैं, उसके द्वारा हम पहुंचाते हैं घर के टर्मिनल के पास में। सही आंसर है बी। फिर सही आंसर इसका है बी। क्वेश्चन नंबर 30, लघु संचरण लाइन की लंबाई होती है, यानी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई लगभग कितनी होती है? 50 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक। तो सही आंसर है इसका 80 किलोमीटर, यानी लॉन्ग या लॉन्ग नहीं शॉर्ट लघु संचरण लाइन है वो कि उसकी लंबाई कितनी हो सकती है? 80 किलोमीटर या 50 मील तक इसकी हो सकती है। तो 80 किलोमीटर मैक्सिमम। तो सही आंसर हो गया बी। तो ये थे 30 क्वेश्चन थे और ये 307 के लिए थे। तो इनको देखना, ये आपके काम में आ सकते एग्जाम की दृष्टि से। धन्यवाद।